Hello everyone, welcome to RAN Academy. Myself Deepika Yadav, and I am here with the continuing third phase of the chapter that we were reading. And in that series only, today we are going to study about the introduction of electron transport chain. As I have already told you कि जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ग्लाइकोलिसिस एंड इन द सेकंड वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द Krebs cycle, that is also known as the citric acid cycle. So in the same series, in between the Krebs cycle and oxidative phosphorylation, there comes a basic step, that is the electron transport chain. So our today's video is all about the electron transport change. ये जो ETS का जो पार्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इन दिस वीडियो आई विल टेक अबाउट द व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसे कहते हैं. नेक्स्ट इज़ अबाउट कि इसमें कौन कौन से चैनल्स पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं. सो ऑल दीज डिटेल्स will be covered in today's section. So now as it is already seen in the screen, what is electron transport chain. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता क्या है. So the electron transport chain is a collection of membrane embedded proteins and organic molecules. ओके तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट वन दैट इज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन एम्बेडेड प्रोटीन्स, यानी ऐसे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हैं, एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. Most of them organized into 4 large complexes which are labeled 1 to 4th. In eukaryotes, many copies of these molecules are found in the inner mitochondrial membrane. In prokaryotes, the electron transport chain components are found in the plasma membrane. Obviously, जब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोगों ने Krebs साइकिल में पढ़ा था, तो आई हैव टोल्ड यू कि यूकैरियोट्स के अंदर जो ये पूरा जो प्रोसेस हो रही थी Krebs साइकिल की, इट इज़ अकरिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं है, तो वहाँ पर क्या था, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से वहाँ पर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सारी प्रोसेसेस हो रही थी. सो इन द सेम वे जो यहाँ पर ईटीसी जब हम यूकैरियोट्स में देखेंगे तो ईटीसी जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही है, जबकि जब हम प्रोकैरियोट्स में देखेंगे सो दे आर फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So I have shown here an example, or I can say the diagrammatic representation of electron transport chain. कि electron transport chain किस तरीके से दिखती है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत क्लियरली, आपको दो चीज़ें जो यहाँ पर दिख रही है. वन इज़ द H प्लस आइंस, ठीक है, और सेकेंड वन यहाँ पे कुछ इस तरह जैसे NADH, ओके, देन FADH2, ओके. साइटोक्रोम सी, जो साइटोक्रोम सी है, जो CYT-C है, ये एक्चुअली साइटोक्रोम सी के लिए यूज्ड हुआ है. और यहाँ पर तीन चीज़ें दिख रही हैं. वन इज़ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सेकेंड इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. सो आई थिंक ऑल द थिंग्स आर क्लियर नाउ. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का रीज़न है वहाँ पर सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, एंड ऑल्सो अ मेंशन ऑफ द इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस हियर. तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ दिस ETC ऑल अबाउट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जो ETC में, क्योंकि इसका नाम ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्चुअली, तो ये जो ETS है, ETC है, यहाँ पर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है. तो ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट एंटर द ट्रांसपोर्ट चेन दे कम फ्रॉम NADH एंड FADH2 मॉलिक्यूल्स. तो अब ये कहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स से. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ Krebs साइकिल. हम Krebs साइकिल से हमें ऐसा क्या प्राप्त होता है, Krebs साइकिल से हमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो फर्दर इलेक्ट्रॉन चेन जो आपकी ट्रांसपोर्ट चेन होती है दैट इज़ द ETC, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. सो अब आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ETC के लिए हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं. वो हमें Krebs साइकिल के जो लास्ट में NADH और FADH2 फॉर्म हो रहा है वहाँ से हमें मिल रहा है. And also it is written here that is these molecules they are produced during earlier stages of cellular respiration, that is glycolysis, pyruvate oxidation and the citric acid cycle. Next, electron transport chain is consist of 4 complex systems: complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4.
It is very noteworthy here that all these complexes they are very important. ये चारों कॉम्प्लेक्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. जब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि ईटीसी की प्रोसेस किस तरीके से हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि these 4 systems they are highly significant in that context. So now let's study about the complex 1. complex 1 जो है इसके अंदर NADH ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1. ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन ट्रांसफर कर रहा है, NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1 में ट्रांसफर करते हैं. कॉम्प्लेक्स 1 इज क्वाइट लार्ज एंड द पार्ट ऑफ इट दैट रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन इज अ फ्लेवोप्रोटीन. यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, काफ़ी लार्ज है. और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोप्रोटीन. सो व्हाट इज दिस फ्लेवोप्रोटीन? फ्लेवोप्रोटीन मीन्स अ प्रोटीन with an attached organic molecule called फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. FMN शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं. FMN जो है इट रेफर्स टू फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसका वो पार्ट जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है NADH से, वो किससे अटैच होता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल FMN से अटैच होता है. FMN it is a prosthetic group, a non-protein molecule tightly bound to a protein and required for its activity, and it's FMN that actually accepts electron from NADH. FMN passes the electron to another protein inside complex 1, one that is iron and sulfur bound to it, that is a FES. FES प्रोटीन में आप लोग देख सकते हैं Fe जो है वो सिंबल है जो कि आयरन के लिए यूज होता है, S जो है दैट इज अ सिंबल विच इज यूज्ड फॉर सल्फर. तो जो इलेक्ट्रॉन FMN ने NADH से लिया उसने उस इलेक्ट्रॉन को पास किया अनदर प्रोटीन को जो कि कॉम्प्लेक्स 1 में है, और उसके अंदर वो किससे बाउंड है, एक FES प्रोटीन से बाउंड है. और उसके बाद जो FES प्रोटीन है वो उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है टू अ स्मॉल मोबाइल कैरियर कॉल यूबिक्विनोन. क्यू इन द, जो इसमें हम लोग देख सकते हैं जो पहले वाला डायग्राम था उसमें क्यू से मेंशन है, तो यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र करता है. तो अगर हम इन शॉर्ट समझते हैं, सबसे पहले NADH ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किसको किया, कॉम्प्लेक्स 1 में. कॉम्प्लेक्स 1 में वो इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया, FMN ने. FMN ने जब वो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो देन इट विल ट्रांसफ़र इट टू अनदर प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स 1 में ही है, दैट विल बी अटैच टू एन आयरन सल्फर प्रोटीन. नेक्स्ट आयरन सल्फर प्रोटीन से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक स्मॉल मोबाइल कैरियर को, दैट इज़ अ यूबिक्विनिन, जिसे हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स 2 अबाउट. कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, लाइक NADH FADH2 डिपोजिट्स इट्स इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट इट डज सो वाया कॉम्प्लेक्स 2. तो पहले हम लोगों ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स 1 में जो इनिशिएशन हुई थी वो NADH से हुई थी. कॉम्प्लेक्स 2 में NADH की तरह ही वो भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, बट यहाँ पर जो FADH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट कर रहा है बट वाया कॉम्प्लेक्स 2 बाई पासिंग कॉम्प्लेक्स 1 एंटायरली. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट FADH2 is a part of complex 2 is the enzyme that reduces it during the citric acid cycle. Unlike the other enzymes of the cycle, it is embedded in the inner mitochondrial membrane. FADH2 transfers its electron to iron sulfur proteins within complex 2, which then passes the electron to ubiquinone Q, the same mobile carrier that collects electron from complex 1. तो कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, पहला डिफरेंस ये है कि कॉम्प्लेक्स 1 में जो इनिशिएशन हुई है वो NADH से हुई है, NADH ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है, जबकि कॉम्प्लेक्स 2 में कॉम्प्लेक्स 1 को टोटली बाईपास करके डायरेक्टली जो FADH2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की तरफ देता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बताया था कि वहाँ पर आयरन सल्फर प्रोटीन है वो रिसीव करता है, और आयरन सल्फर प्रोटीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को इट अगेन पासेस इट टू अ मोबाइल स्मॉल इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था दैट इज़ द यूबिक्विनोन. तो उसी कैरियर को वहाँ पर प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन. नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्लेक्स थर्ड. कॉम्प्लेक्स 1 की तरह कॉम्प्लेक्स 2 जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है इट इंक्लूड्स एन आयरन सल्फर प्रोटीन, बट इट ऑल्सो कंटेन्स 2 प्रोटीन्स ऑफ अनदर टाइप. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 की तरह कॉम्प्लेक्स थर्ड में भी एक आयरन सल्फर प्रोटीन होगा,
बट यहाँ पर एडिशनल क्या है कि यहाँ पर एडिशनली 2 प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और उन प्रोटीन्स को कहते हैं साइटोक्रोम्स। यहाँ पर दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि साइटोक्रोम्स का जो मेंशन है वो कॉम्प्लेक्स थर्ड में आता है। जनरली साइटोक्रोम से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, सो यू शुड आई थिंक ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए इस तरह पे। साइटोक्रोम्स दे आर अ फैमिली ऑफ रिलेटेड प्रोटीन्स दैट हैव हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कंटेनिंग आयरन आयंस। हम लोगों ने हीम के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है। सबसे जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है दैट इज़ हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में ब्लड को, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा होता है। हीमोग्लोबिन के पास भी एक हीम ग्रुप होता है, बट दे बाइंड ऑक्सीजन रादर देन इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? हीमोग्लोबिन के अंदर हम लोग कहते हैं ना, हीमोग्लोबिन इट इज़ अ एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, तो उसके अंदर जो आपका हीम ग्रुप है वो ऑक्सीजन से बाइंड होता है। जबकि जब हम लोग कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात कर रहे हैं और साइटोक्रोम्स की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हम लोग बाइंड करने का जो मैटर की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इन कॉम्प्लेक्स थर्ड, electrons are passed from one cytochrome to an iron sulfur protein to a second cytochrome, then finally transferred out of the complex to a mobile electron carrier, that is the cytochrome C. Like complex 1, complex third pumps protons from the matrix into the intermembrane space, contributing to the H plus concentration gradient. तो यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि फाइनली यहाँ पर वहाँ पर यूबिक्विनॉन में जा रहा था, बट यहाँ पर जो लास्ट में मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहा है, दैट इज साइटोक्रोम सी। एंड ऑल्सो जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स 1 की तरह देखा था, कॉम्प्लेक्स थर्ड भी जो होता है ये प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स से, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ पर पंप करता है। उससे क्या होता है? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। ग्रेडियंट क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि मैट्रिक्स से जब H प्लस आयंस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे तो मैट्रिक्स में उनकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ेगी। सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द लो एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा। लेट मी एक्सप्लेन यू, हमें थोड़ा एक बार डायग्राम देख लेते हैं तो आई थिंक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम कि आप लोग देख सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। देखिए H प्लस जो है वो उस तरफ पंप हो रहा है, ठीक है। तो जब इस तरीके से पंप होने लगेगा तो धीरे धीरे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है कॉम्प्लेक्सेस में, तो आई सजेस्ट कि आप लोग जब भी कॉम्प्लेक्स की रीडिंग करते हैं तो आप सामने इस डायग्राम को रखें एंड यू कनेक्ट the matter which is given in complex 1 and complex 2 to this diagram. So I think और अच्छी तरीके से comprehensive आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ पाएंगी। So now the last complex, that is the complex 4. From complex third, cytochrome C delivers electrons to the last complex of the electron transport chain, that is complex 4. There the electrons are passed through two more cytochromes, the second of which has a very interesting job. With the help of a nearby copper ion, it transfers electron to O2, splitting oxygen to form two molecules of water. This is very important. डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है कि स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो कौन से कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग ऑक्सीजन होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फॉर्म होते हैं, ये पूरा जो मैकेनिज्म है ये हमें कॉम्प्लेक्स 4 के केस में दिखता है। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया था साइटोक्रोम सी ने। सो व्हेन वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स 4 जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कॉम्प्लेक्स 3 से लास्ट में साइटोक्रोम सी मिला है। तो साइटोक्रोम सी जो है अब वो इलेक्ट्रॉन को डिलीवर करता है इस लास्ट कॉम्प्लेक्स में, दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स 4। इसमें भी जो यहाँ पर दो एक्स्ट्रा साइटोक्रोम है और जो सेकंड साइटोक्रोम जो है उसका वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक पास में विद द हेल्प ऑफ अ कॉपर आयन, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू O2, splitting oxygen to form two molecules of water. The mechanism of the transfer is pretty cool and worth looking up. But basically, the heme group and the copper ion bind tightly to the oxygen molecule and hold it in place until it is fully reduced. The protons used to form water come from the matrix, contributing to the
H plus gradient, and the complex 4 also pumps protons from the matrix to the intermembrane space. तो यहाँ पर जो प्रोटोन है, यहाँ पर दे आर यूज टू फॉर्म वाटर, दे कम फ्रॉम द मैट्रिक्स कंट्रीब्यूटिंग टू द H प्लस ग्रेडियंट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जब इंटर मेमरी हम लोग जो प्रोटोन्स की बात कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स से पंप हो रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन, जिस वजह से एक H प्लस यानी प्रोटोन ग्रेडियंट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स 4 है, इट ऑल्सो पम्प्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो इन शॉर्ट, इन चारों जब हम चारों कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, ऑल द 4 कॉम्प्लेक्सेस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब लोगों में जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, कॉम्प्लेक्स 1 का जब हम स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर वहाँ पर NADH है। कॉम्प्लेक्स 2 में जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है वो FADH2 है। कॉम्प्लेक्स 1 में जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है दैट इज़ ए स्मॉल मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट इज़ यूबिक्विनोन, जिसे हम लोग Q से इंडिकेट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसमें भी यूबिक्विनोन ही फाइनली इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, बट द डिफरेंस इज़ कि वहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 को टोटली बाईपास किया है और वहाँ पर इनिशिएशन FADH2 के थ्रू होती है। ओके, नेक्स्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम्स का मेंशन है और उसमें जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वो करता है आपका साइटोक्रोम C। और कॉम्प्लेक्स 4 में जो साइटोक्रोम C है वो अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में देता है। कॉम्प्लेक्स 4 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा 2 हमें साइटोक्रोम देखने को मिलते हैं। उसमें से भी जो सेकंड एडिशनल साइटोक्रोम है, विद द हेल्प ऑफ अ कॉपर आयन, ठीक है, इट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन टू O2 एंड रिजल्टिंग इन द स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसी तरीके से H प्लस ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 में भी हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 में भी हो रहा है। और वो ग्रेडियंट कैसे फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ, ठीक है, प्रोटॉन्स और H प्लस आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का जो मैट्रिक्स है उससे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जब हाइड्रोजन पंप होता है तो एक तरीके का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वहाँ पर फॉर्म होता है H प्लस आयंस का। एंड ये जो दोनों जो यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये आपको कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 दोनों में दिखाई देता है। So with the complex 4 we are about to conclude this video and I have also made all the points clear। एक बार आपको रिवाइज भी करा दिया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ETS में अगर आप लोग जो ये चारों जो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो जब वंस वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ETC दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट माय पर्पस की इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कॉम्प्लेक्सेस के बारे में समझाने का कोशिश किया है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव लाइक माय वीडियो देन यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। विद दिस दीपिका साइनिंग ऑफ एंड आई होप नेक्स्ट वी विल मीट विद अ डिफरेंट टॉपिक। और ETS के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। And we will also cover some of the important aspects from glycolysis till ETS. Okay friends, all the very best, stay healthy, stay safe.